आपके साथ जो सरकार परचेज कर रही थी, जो फसलों की खरीद के रोज नए नए दावे कर रहे थे, जो रोजाना ये कह रहे थे कि हरियाणा सबसे अग्रणीय है किसान की फसल के खरीद के मामले में और फसल के उठान के मामले में, और यहां तक भी दावे कर रहे थे कि हमने किसान की सरसों की जो है पेमेंट भी रिलीज कर दी, और गेहूं की पेमेंट के बारे में भी मुख्यमंत्री ने भी और सरकार में बैठे बहुत सारे लोगों ने इस बात पे चर्चा करी थी, इस बात को लेकर के ढोल पीटा था कि आज हमने इतना पैसा रिलीज कर दिया, आज हमने इतना पैसा रिलीज कर दिया। और मैं उस दिन आप लोगों के बीच में एक बात कह करके गया था कि अगर सरकार ने 31 तारीख तक किसान को उसकी पूरी पेमेंट नहीं रिलीज करी, उसके खाते में नहीं डाली, तो 2 तारीख को किसानों को साथ लेकर के धरने पे बैठने का काम करूंगा। तब तक धरने पे बैठूंगा जब तक किसान को उसकी फसल की पाई उसके खाते में नहीं चली जाएगी। मुझे लगता था कि शायद सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो किसान 6 महीने लगातार दिन देखता नहीं, रात देखता नहीं, धूप देखता नहीं, छांव देखता नहीं, घर और परिवार नहीं देखता, केवल एक चिंता करता है कि मैंने जो अपने खेत में बीज डाला है वो किसी तरह पक करके तैयार हो जाए और मैं उसको बाजार में जाकर के बेच करके अपने घर का गुजारा चला सकूं। क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसान है, एवरेज जमीन जो है मुश्किल से 1 हेक्टेयर एक किसान के पास है इस प्रदेश में। यहाँ पे तो अगर आंकड़े निकाल करके देखोगे तो 60% ऐसा किसान है जो आज 1 एकड़ जमीन में अपनी खेती करके अपना काम चलाता है। जिसने अपनी फसल 1 एकड़ की निकाल करके बेची है, अगर उसके खाते में अगले 2 महीने तक पैसे नहीं जाएंगे तो अगली फसल के लिए उसके पास फिर कोई ऐसा साधन नहीं होगा जिससे वो अगली बिजाई कर सके, क्योंकि पैसा जो उसके खाते का उसको मिल नहीं रहा, अड़ के उसको देगा नहीं, इसलिए वो उस जमीन को आगे बुआई नहीं कर सकेगा, उसके लिए बीज नहीं ला सकेगा, उसके लिए खाद नहीं ला सकेगा। इसलिए मैंने ये बात पिछली जब अपनी आपस में मुलाकात हुई थी तब खुल करके आपसे कह करके गया था, और मैंने सरकार में बैठे लोगों से भी कहा था कि आपको समय रहते, क्योंकि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है और आपको इस पैसे को तुरंत किसान तक पहुंचाना चाहिए। अब तक भी पेमेंट पूरी नहीं हुई। जो कोई दावा करते हैं मैं उनको खुला इस बात का चैलेंज देता हूं कि वो कहीं भी मुझे बुला ले, आप लोगों को बुला ले, और जो उनके अपने आंकड़े हैं, जो उनकी अपनी कई भी बात, उस बात में जो उन्होंने आपके सामने कही और जो उनके आंकड़े हैं उसमें रात और दिन का फर्क है। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष 95 लाख मैट्रिक टन गेहूं हुआ था, और अब की बार इस साल अब तक 75 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। जो बाकी का गेहूं है 20 लाख मैट्रिक टन जो है, वो मान के चलो ये कहीं ना कहीं उसको पूरा करने के लिए राजस्थान से लेंगे, पंजाब से लेंगे, अब उत्तर प्रदेश से भी इन्होंने गेहूं की खरीद शुरू कर रखी। जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से गेहूं आती है उसमें बहुत बड़ी लूट है। वहां गेहूं जो मिलती है किसान से वो आपको 1800 रुपए, 1750 रुपए क्विंटल के हिसाब से मिलती है, क्योंकि वहां पे कोई मार्केटिंग बोर्ड नहीं है, कोई मंडियां नहीं है, इसलिए किसान को मजबूर होकर के उसको सस्ते में देना पड़ता है। वो फिर इनके लोग जो है सरकार में बैठे हुए, वो उन मंडियों में गेहूं खरीदते हैं, वहां जाकर के उनकी गेहूं परचेज करते हैं, और फिर उस गेहूं को अपने हरियाणा प्रदेश में ला करके जो साथ लगती मंडियां हैं उनमें
जो सरकारी रेट है उस रेट से उसको बेच करके 200 से 250 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से मुनाफा कमाते हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान तो अपने खेत में जो फसल बोता है तो उसको उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, उसको सरकार को बताना पड़ता है कि मैंने अपने खेत के अंदर इतने एकड़ में गेहूं लगाई है, ये मेरी रजिस्ट्रेशन है। मैं आपको बताऊंगा इस रजिस्ट्रेशन में भी एक बहुत बड़ा खेल है। जो हमारा किसान है वो रजिस्ट्रेशन कराओ, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई उसका कहते हैं हम फसल नहीं खरीदेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो गेहूं आ रही है उसकी कोई रजिस्ट्रेशन हो रखी है क्या? जो 20 लाख मैट्रिक टन गेहूं बाहर से आना है उसके हरियाणा प्रदेश में कहीं कोई रजिस्ट्रेशन है? कोई एक एकड़ की किसी की 1 क्विंटल गेहूं की भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये केवल किसान को लूटने का एक अच्छा जरिया इन्होंने बनाया है। यहां तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे किसान को परेशान किया जाता है और बाहर के किसान को उनकी सस्ते में लेकर के गेहूं अपने चलते लोगों से महंगे में बिकवा करके सरकार उनको पैसा देती है। अब रही हरियाणा प्रदेश के किसान की जो गेहूं की पेमेंट की बात है, वो मैं आपको जो रात तक के इनके आंकड़े हैं वो बताता हूं। टोटल गेहूं की परचेज जो अब तक है 7,50,000 क्विंटल कणक की। 750 लाख क्विंटल, 75 लाख मैट्रिक टन होगी, उसकी खरीद हुई है। उसका पैसा सरकार ने अब तक करीब 16,000 करोड़ के करीब रिलीज किया अपनी तरफ से। वो किसान के खाते में नहीं गया पैसा अब तक। किसान के खाते में तो ये कहते हैं हम जब पैसा डालेंगे जब गेहूं गोदाम में चली जाएगी, और गोदाम में गेहूं अब तक बड़ी मंडियों की तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी मंडियों में भी आज गेहूं के ढेर लगे पड़े हैं। वहां आड़ती किसान दोनों परेशान हैं। आप दूर मत जाओ, मैं सरसा की मंडी का कल का ताजा उदाहरण आपको बताता हूं। आप पता करो फोन करके, सरसा की मंडी के अंदर गेहूं का उठान नहीं हो रहा था। आड़ती इकट्ठे होकर के फट के डीएम के पास गए, उससे कहा कि हमारी गेहूं का उठान नहीं हो रहा, आप इसके लिए कोई बंदोबस्त करो। उन्होंने आगे से ये कह दिया कि आप इसका उठान करके गोदाम में ले जाकर के इसको भरवा दो, जो पैसा हम ठेकेदार को दे रहे हैं वो आपको दे देंगे। वहां के जो आड़तीये थे सरसा के, उन्होंने लेबर बुला करके उसका उठान शुरू करवा दिया। जब उठान शुरू करवाया तो ठेकेदार की लेबर और उन आड़तियों की लेबर का आपस में टकराव करा दिया, दोनों लड़ने लगे। और जब दोनों बंद कर दे, भाई क्यों चला रहा है, किसने क्या करे, वहां झगड़ा हो गया। और झगड़ा तो हुआ मजदूरों में आपस में, क्योंकि जो आड़ती की लेबर थी, आड़तिया उठान नहीं कर रहा था, उसकी लेबर खाली बैठी थी, उनको दिहाड़ी नहीं मिलती थी, और उन्होंने दूसरी लेबर ले आकर के लगा दी। तो नेचुरल है गरीब आदमी जाकर के ये कहेगा कि भाई ये तो मेरी जिम्मेवारी थी, तुम कहां से आए। वहां आपस में झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई। वहां के आड़ती जो थे वो जाकर के एसपी से मिले, उन्होंने जाकर के बताया कि भाई हमारे खिलाफ दरखास्त दी जा रही है, लड़े मजदूर है और मुकदमा हमारे खिलाफ बनाया जा रहा है। एसपी ने उनको आश्वस्त कर दिया कि मजदूर आपस में लड़े हैं, जो कोई एफआईआर होगी, जो कोई झगड़े वाली बात होगी, वो सिर्फ जिनका हुआ है उन्हीं में होगी। उन्होंने डीएसपी पे भेज दिया, डीएसपी ने आगे उनको आश्वस्त करके वापस घर भेज दिया। आज जो मंडी का वहां का प्रधान है उसके खिलाफ, उसका जो मंडी का जो एसोसिएशन का महासचिव है उसके खिलाफ, और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, तीनों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी। आज सारी मंडी का आड़तिया वहां का इकट्ठा होकर के स्ट्राइक पे है। मतलब
किसान के खाते में पैसा तब तक नहीं जा सकता जब तक, क्योंकि सरकार का आदेश है, कह रखा है। अब तक जो सरकार ने जो पैसा रिलीज किया है किसान के खाते में जो गया है वो केवल मात्र 10% पैसा है। 16,000 करोड़ जो रिलीज हुआ उसमें से 1,600 रुपया अब तक किसान के खाते में गया है। एक इन्होंने जो वेरिफिकेशन करवाई, ये कहते हैं कि किसान और आढ़ती दोनों से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसान तो सर्टिफिकेट देता है, किसान को तो देता है आढ़ती जे फार्म, और एक आढ़ती की तरफ से सरकार को फार्म दिया जाता है आई फार्म। वो दोनों फार्म जब तक नहीं मिलेंगे तब तक किसान के खाते में पैसा नहीं जाएगा। और वो फार्म जो अब तक टोटल हरियाणा प्रदेश की मंडियों से रिलीज हुए आढ़तियों से, उनकी संख्या है 54,000। सिर्फ 54,000 किसान के खाते में अब तक इन्होंने पैसा भेजने का काम किया है। जो टोटल किसान का हमारे हरियाणा प्रदेश में लगभग 16 लाख किसान हैं, उसका टोटल 4% बनता है। जो दावे कर रहे थे बड़े बड़े, जो 90%, 95%, 98% पैसा किसान के खाते में देने की बात करते थे, उन लोगों ने 4% किसान के खाते में पैसा दिया। इसलिए मेरा फैसला है कि मैं कल सरसा की मंडी में जाकर के, जो सचिवालय बना हुआ है हमारा मिनी सचिवालय, वहां पे किसानों को साथ लेकर के धरना दूंगा और तब तक धरने करूंगा जब तक किसान के खाते में उसकी एक एक पाई नहीं पहुंच जाएगी। दावा तो ये करते हैं कि किसान का हमने पैसा जो है गेहूं का रिलीज कर दिया, सरसों की पूरी पेमेंट की बात करते हैं। इनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक सरसों का जो पैसा रिलीज किया है वो किया इन्होंने सारा का सारा, मेरे ख्याल 29,000 जो है 2900 करोड़ अब तक जो किया है। और किसान ने जो सरसों बेच दी, इनको दे दी, उसकी कीमत है 3600 करोड़ रुपया। 700 करोड़ रुपया तो अभी तक सरसों वाले किसान का भी इन्होंने नहीं रिलीज किया, उसकी पेमेंट भी बकाया है। जो टोटल पेमेंट का ये मान के चलो चौथा हिस्सा बनता है, अब तक तो उनका भी नहीं किया। अब तक इन्होंने गेहूं के साथ, जहां चने की खरीद की शुरुआत हो जानी चाहिए थी आज से 10-15 दिन पहले, क्योंकि चना गेहूं के तुरंत बाद पक करके तैयार हो जाती, चने की खरीद शुरू नहीं करी। अब बहाना बढ़ाती है सरकार, कहती है किसान के चने का जो साइज है वो अंडर साइज है। किसान बीज कोई उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से थोड़ा ही लेकर के आया था। चने बीज तो आपकी सरकार ने मुहैया कराया था, उस बीज को खेत में किसान ने बोया था, कोई चना पक करके तैयार हुआ। वेट अब की बार चने का बड़ा है, ये अंडर साइज बताते हैं। अब की बार किसान के खेत में पर एकड़ के हिसाब से 10 से 12 क्विंटल चना हुआ है। मैंने अपने बाग में लगा रखा, बाग में तो मान के चलो 1 एकड़ जमीन है जो आधा एकड़ में रह जाती है। मैंने लगाया इसलिए था कि जहां चना बाग में लगाओगे आप तो उससे नाइट्रोजन मिलता है उस पौधे को, पौधा बहुत ज्यादा हेल्थी हो जाता है। इसलिए मैंने चना लगा दिया ये सोच करके कि इस बाग को नाइट्रोजन मिल जाएगी, घर में दाल के काम चना आ जाएगा। लेकिन जब उसको निकाला तो 6 क्विंटल किले का निकला। तो जिसने अपनी प्लेन जमीन में लगा रखा उसका तो 12 क्विंटल 10 क्विंटल आराम से हुआ है। उसको अब तक इन्होंने खरीद शुरू नहीं करी। दावे करते हैं कि हम एक एक दाना चने का भी खरीदेंगे। मतलब किसान को इन्होंने हर जगह कैसे कमजोर किया जाए, कैसे किसान को दिक्कत और कठिनाई आए, इसके लिए इन्होंने इस तरह के तरीके अपनाए। कल तक ये फैसला नहीं कर सके भी किसान के चने की खरीद कब शुरू करें। जहां किसान का गेहूं का एक एक पैसा सरकार से किसान को दिलवाने का काम करेंगे, वहीं चने की खरीद तुरंत शुरू हो।
इसके लिए भी आज मुख्यमंत्री से मिलूंगा। जहां सरसों की बात मैं आपके आगे कर रहा था, सरसों में अखबार में खबर पड़ी थी मैंने, पिछले दिनों 4 जो है सेक्रेटरी सस्पेंड करे। एक नारनौल का था, महेंद्रगढ़ का था, कनीड़े का था, टेली का था, और सीए मार्केटिंग बोर्ड ने जाकर के छापेमारी करी थी, सस्पेंड कर दिए। आपको नहीं बताया कि उन्होंने क्या गलतियां कर रखी थी, किस लिए हमने उनको सस्पेंड किया। राजस्थान से सरसों खरीद करके ला करके बेच देते हैं, वहां 400 साढ़े 400 रुपए क्विंटल सस्ती मिलती है, और यहां उसको ला करके 400 साढ़े 400 रुपए क्विंटल का ज्यादा लेते हैं। जो जे फार्म काटे जाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन की मैं बात आपसे कर रहा था, ये रजिस्ट्रेशन कराई जाती है मार्केटिंग बोर्ड के सेक्रेटरी से, जबकि काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, क्योंकि जमीन का रिकॉर्ड तो टोटल रेवेन्यू के पास है, और नहरी पटवारी का काम है किसान ने किस खेत के अंदर कौन से एकड़ में किस किला नंबर में कौन सी फसल बो रखी है, ये सरकार को इसका रिकॉर्ड देना। उसके लिए फिर रजिस्ट्रेशन का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन के पीछे भी एक बड़ा खेल किया इन्होंने कि बाहर से फसल ला करके उसको बेच करके सरकारी भाव से उसको दे करके और अपनी जेब में पैसा डाला। मान लो मेरे पास 100 एकड़ जमीन है और मेरे 4 लड़के, नक्षत्र सिंह जी पे ले लो, इनके 4 बेटे हैं, चारों इनके साथ हैं। चारों लड़कों ने जाकर के जब रजिस्ट्रेशन कराई तो 100 एकड़ जमीन की करा दी, क्योंकि साझा खाता है। इनका बड़ा बेटा गया, उसने भी जाकर के 100 एकड़ की रजिस्ट्रेशन करा दी, छोटे ने भी 100 की, चौथे नंबर तक भी 100 की। जमीन 100 एकड़ है, रजिस्ट्रेशन 400 एकड़ की, नाम 4, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं, वो रजिस्ट्रेशन करवा दी, क्योंकि उसको आड़तीय को पता है कि नक्षत्र सिंह के 4 बेटे, चारों की 400 एकड़ जमीन की रजिस्ट्रेशन होगी। फिर आड़तिया इनको पर्चियां कटवा करके गेट पास बनवा करके देता है, और अपनी मर्जी की फसल जहां से राजस्थान से कहीं से खरीदी है उसको ला करके डाल करके मंडी में बेचते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। एक और नया घोटाला मैं आपको बताता हूं, आप उसकी भी वेरिफिकेशन करो। गेहूं के अंदर ये जो बैग खरीदे गए, जो गेहूं के बैग बनते हैं 50-50 किलो के, बारदाना जिसमें गेहूं डलती है, जहां हमारे पास अब तक 75 लाख मैट्रिक टन हुई, तो 50 किलो का एक बैग बनता है। ये 140 करोड़ के करीब बैग बन गए। एक बैग को, मेरी आड़त की अगर दुकान है, मेरे थ्रू किसी ने अपना माल बेच दिया, तो किसान तो माल तुलवा के चला गया, मैंने उसको दे दी पर्ची बना के, इतने क्विंटल तेरा माल वाले बैग में भर दिया। अब उसको उठा करके गोदाम में रखने तक 5 रुपया मेरे से भी लिया जाता है। उस 5 रुपये का कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर मैं 5 रुपये नहीं देता हूं तो मेरी दुकान के आगे से गेहूं नहीं उठाते। और गेहूं नहीं उठाएंगे, बारिश अगर होगी तो गेहूं भीग जाएगा। अगर गेहूं ज्यादा दिन मेरी दुकान के आगे पड़ा रहेगा तो वो सूख भी जाएगा। जो 8-10% उसमें मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा। दोबारा जब उस गेहूं का तुलान होगा तो उसकी पेनल्टी मुझे पड़ेगी, भीगेगा तो पेनल्टी आड़तियों को देनी पड़ेगी। इसलिए 5 रुपए भी तेरे को ये सुविधा दे रहे हैं, सुविधा शुल्क लागू कर दिया इन्होंने कि तेरे को सुविधा दे रहे हैं 5 रुपया बैग को, अगर बैग का अगर तू हमें देगा तो हम तेरा गेहूं साथ के साथ उठा करके गोदाम में रख देंगे। ये 5 रुपए के हिसाब से अगर आप पर बैग का काउंट करते हो
तो मेरी ख्याल 800 करोड़ से ज्यादा रुपया बनता है, जो एक महीने में ये लोग खा गए। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? इन्होंने धान के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। हमने बारी बारी इस बात की डिमांड करी मुख्यमंत्री से विधानसभा में, विधानसभा के बाद इस धान घोटाले की जांच। तो इसलिए जांच नहीं हो रही क्योंकि उसमें भी इसी तरह से बहुत सारा घोटाला हुआ। अब गेहूं के अंदर जिस ढंग से लूट मचा रखी है, एक काम और करते हैं गेहूं में, जब गोदाम में ले जाकर के उसको रखते हैं तो एक फर्शी और मारते हैं उसमें। ऐसे गेहूं की बोरी के अंदर एक फर्शी लगाते हैं जिसमें पीछे हॉल होता है, आगे छोटा सुराख पीछे बड़ा होता है, उसको मार के उसमें से गेहूं निकाल करके देखते हैं। वो गेहूं जो है अगर पर बैग फर्शी लगाओगे तो 100 से 150 ग्राम निकलती है। आप अंदाजा लगा लो 143 लाख करोड़ बैग जो होंगे उसमें कितना गेहूं निकलेगा? उस गेहूं का भी कोई खाता नहीं है। वो भी जो डिपार्टमेंट खरीदता है उसके अधिकारी और ये ठेकेदार आपस में मिलकर के खा जाते हैं। इन्होंने मतलब इस तरह की लूट मचा रखी है। या तो मुख्यमंत्री जी को सही जानकारी नहीं देते, और या फिर मैं ये मान के चलूंगा कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी है तो वो भी फिर इस सारी चीजों में शामिल होंगे। इसलिए आपके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा मुख्यमंत्री को कि आपको इन सारी चीजों की जांच करानी चाहिए, और जांच करा करके जो लोग इस लूट में शामिल हैं उनके खिलाफ आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए आज मुख्यमंत्री से मिलूंगा और मुख्यमंत्री जी को जो बात मैंने आपसे बताई है वो पूरी रिकॉर्ड के साथ आज उनको भी देकर के आऊंगा। उनसे कहूंगा कि आप इसकी जांच कराओ, और मैं कल किसानों को लेकर के धरने पर बैठूंगा। तब तक बैठूंगा जब तक किसान की फसल की एक एक पाई उसको नहीं मिल जाएगी। उसके इलावा भी एक चीज मेरे सामने हो रही है, अभी तक 18 से 20 हजार किसान हमारे सरसों का ऐसा है जिसकी सरसों नहीं खरीदी गई। हमारे किसान के साथ किस तरह का दोगला व्यवहार ये सरकार कर रही है। यूपी राजस्थान से आने वाली फसल के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, और हमारा किसान जो है अपनी फसल बाजार में बेचने जाए तो उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो इससे अच्छा तो यूपी और बिहार ही चले जाते हैं, यूपी राजस्थान चले जाते, झंझट से मुक्ति मिल जाती किसानों को। इन सारी बातों के लिए आप सबको आज आमंत्रित किया, आप आए, आपका स्वागत, आपका धन्यवाद। इन्होंने जो डाटा आपने पढ़ा होगा, जो एक ऑफिशियल डाटा है कि एसीएस ने जारी किया है कि 9,148 करोड़ रुपए 29 मई तक जा चुके थे किसानों के खाते में, और 11,000 करोड़ जा चुके थे अर्थ के खाते में। जो वो डाटा है, तो इस डाटा को जो वो अफसर कह रहे हैं कि 9,148 करोड़ गया, आप कह रहे हैं 1600 करोड़ गया इसे। मेरे पास वही है, इन्होंने जो आपको बताया है 9,000 वाला जो किसानों के खाते में चला गया। नहीं, इन्होंने जो 9,000 करोड़ का खाते में देने की बात की है वो इसमें कल तक में 11,000 करोड़ दिखाया हुआ है कि हमने 11,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में भेज दिया। लेकिन वो सिर्फ उन्होंने वहां दिखाया है, वो पैसा किसान को तब मिलेगा जब उसकी गेहूं गोदाम में चली जाएगी। 9,000 करोड़ में सरसों की, और वो पैसा जो है आपका, उसके बाद आप ये मान के चलो कि इन्होंने आड़तियों को दिया, आड़तिया बैंक में, पहले बैंक में गया, बैंक से आड़ती के पास आया, फिर बैंक में जाएगा, फिर किसान के पास जाएगा। किसान के पास नहीं पहुंचा पैसा, सिर्फ कागजों में घूम रहा है, सिर्फ और सिर्फ कागजों में ये पैसा घुमा रहे हैं कि हमने ये पैसा दे दिया, हमने वो पैसा दे दिया। तभी तो मैं कहता हूं मेरे ऊपर बैठाओ, वो अपने आंकड़े लेकर के मैं उनके सामने हकीकत बताऊं। सिर्फ कागजों में दिखाने से, या यहां बैठ करके कोई अधिकारी नीचे मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांग लेगा, सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट भेजी इन्होंने उसको सच मान लिया।
गड़बड़ तो यही है ना कि मंडी तो आज भी वैसे की वैसी खचाखच भरी हुई है। आप मेरे साथ चलो चलो, कौन सी मंडी ऐसी दिखा दो जिसमें गेहूं का उठान हो गया? एक भी मंडी नहीं है। छोटी छोटी मंडियां, चोपटा की मंडी छोटी सी मंडी है, वो मंडी भी आज भरी पड़ी। आज वहां से सिर्फ 150 या 200 बैग उठाए गए हैं, जबकि लाखों बैग उस मंडी। मैं अपने गांव का तुम्हें उदाहरण नहीं, मेरे गांव के अंदर 15 लाख बैग आते हैं मंडी में। हमारे यहाँ 4 प्रत्येक सेंटर बनते हैं चुटाला गांव में। हमारे साथ सत्ता हुआ राजस्थान है, हमारा किसान तो वहां भी रजिस्ट्रेशन करवाता है। राजस्थान का गेहूं सीधा आता है वहां पे। मेरे पास आड़तीय जो थे वहां के, वो सारे इकट्ठे होकर के आए। उन्होंने आकर के पवन शर्मा नाम का एफर्ड का वहां वेयर हाउस के, एक एफर्ड के गोदाम है हमारे गांव में, उसमें पवन शर्मा नाम का आदमी सुप्रीम की पोस्ट पे, किस पे पता नहीं मुझे, अपने आप को मैनेजर बताता है। उसने उनसे पहले तो 2 रुपए लेता था पर बैग के हिसाब से, ये सुविधा शुल्क है। अब की बार उसने 4 रुपए मांगे। अब की बार लॉकडाउन की वजह से मैं घर पे था, तो सारे इकट्ठे होकर मेरे पास आए। उन्होंने आकर के मुझे कहा जी इस तरह से हमारे से सुविधा शुल्क के नाम पे पैसे मांगे जाते। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि बता किस चीज के पैसे? मैंने कोई गौशाला बना रखी है या सरकार ने कोई गौशाला के नाम पे इकट्ठे करने का आदेश दे रखा है? तो साफ मना कर गया कि जी मैंने एक पैसा नहीं मांगा इनसे। उन लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग कर रखी थी। मैंने उसको कहा तेरी इसी बात में भलाई है कि जितना पैसा तैने अब तक इनसे लिया है वो सारा पैसा गौशाला में जमा करा। अगर नहीं कराएगा तो विधानसभा का सेशन जब आएगा उस वक्त पूछूंगा सरकार से। तो मेरे गांव में भी नहीं छोड़ दिए तो वो क्या छोड़ेंगे? जहां पता है इनको कि 1 मिनट में पूछ लेगा कि वहां भी सुविधा शुल्क लिया जाता है। ये मुख्यमंत्री जी से ये पूछा था जी कि 1 तारीख से जो आपने पिछली बार कहा था कि आप धरना देंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए उनको ये पता था कि 1 तारीख तक हम सारा पैसा दे देंगे, इसलिए वो सारी चीजें देख के और वो टारगेट बनाते हैं। मुझे तो इस बात का पहले से ही पता था कि एक नहीं, ये 15 तारीख तक भी नहीं कर सकते पेमेंट, क्योंकि इन्होंने तो ब्याज खाना है। अगली बार जब आपके रूबरू होऊंगा, जो बात मैंने पहले आपसे कही थी कि किस तरह से इस सरकारी पैसे को इन्होंने ब्याज इसका लिया जाए, खाया जाए। अगर ये 17-18 हजार करोड़ रुपए की जो पेमेंट बनती है, ये पैसा 1 महीने किसी बैंक के पास रहता है। अगर 50 पैसे का भी ब्याज अगर उस पर लगाओगे आप, तो 100 करोड़ के लगभग बनता है। ये 100 करोड़ रुपया किस किस अधिकारी की जेब में जाएगा, आपको नाम के हिसाब से बताऊं। ये पैसा 100% इसी तरह से खुर्द-बुर्द किया गया है। मेरे पास सारी जानकारी है, छोटी मोटी बाकी है, इसलिए मैं आज आपके सामने उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। पेमेंट तो हुई नहीं है, पेमेंट तो तुम्हारे सामने मैंने बता दी। 10% पेमेंट किसान के पास पहुंची है, बाकी पेमेंट नहीं है। ठीक है, मंडी गाड़ती के पास इन्होंने 90% 80% भेज दी होगी, लेकिन किसान के खाते में तब तक पेमेंट नहीं है। सरकार का खुद का आदेश है, आपने सुना होगा कि जब तक उसकी बोरी उठ करके वहां जमा नहीं हो जाती। बोरी तो उठी नहीं, बोरियां मंडी में पड़ी। आप देखना, मैं कल जाकर के बैठूंगा धरने पे, वहां जो हजारों किसान आएंगे, अगर उनकी पेमेंट हुई होगी तो वो क्यों आएंगे? कि मान के चलो फिर तो वो किसान भी मुझे ये कहेंगे ये तो राजनीति कर रहा है, या नहीं कह देंगे? इसके अलावा वहां वो इसीलिए आएंगे ना कि मैं उनके हक की लड़ाई लड़ूंगा। उनको पता है कि अगर ये धरने पे बैठेगा, अगर हम इसके साथ जाके खड़े होंगे तो 100% ये सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेगा। मैं आज मुख्यमंत्री से इसीलिए मिलने जा रहा हूं कि आपने दावा किया था कि हम 30 तारीख तक पेमेंट कर देंगे। जो पेमेंट करी आपने 30 तारीख की, वो रिपोर्ट दे दो मुझे।
आप उसको मुझे ना दो, पब्लिक में उसको शाया कर दो, आप उसको बताओ कि किस तरह से आपने पेमेंट करी। एक सर ये 5 स्टार मोटर वाला जो डिसीजन था, अब चौधरी रणजीत सिंह जो बिजली मंत्री, उन्होंने कहा कि अब सरकार ने ये प्लान किया है कि 5 स्टार कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि वो मोटर जितनी उपलब्ध थी उतनी हम दे चुके हैं, अब किसान अपनी मर्जी से दूसरी मोटर ले रहे हैं। ऐसी धान की जो फसल, आप मुझे एक चीज बताओ ना कि जो हजारों किसान हैं जिन्होंने 1 लाख रुपया उस मोटर का दे दिया, क्या ये उसका वापस करेंगे? ब्याज समेत वापस। जिनको मोटर नहीं ली वो नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि जो मोटर ले गया वो ठीक है, जो रह आप गए। मुझे एक चीज बताओ ना कि जो ले गया उसका क्या कसूर है? उसको तो कनेक्शन मिल गया, उसको तो नहीं, उसका कसूर क्या है? 5 स्टार आप कनेक्शन दूसरे को भी दे रहे हो, आप दूसरे को कनेक्शन दे रहे हो, उसमें तो आप कह रहे हो जिसको मर्जी मोटर लगा दे, वो तो बाजार से लेगा 15,000 में मिलेगी। यही कह रहा हूँ सर, किसान जिसने लाख रुपया दे रखा है मोटर का, क्या उस किसान का चौधरी रणजीत सिंह 85,000 रुपया ब्याज के साथ दिलवाएंगे? हैं? दूसरा सर तो अगर नहीं दोगे तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा भेदभाव कर रहे हो। फिर आप इस बात को लेकर के कौन सी सहमति बोल लेते हो किसान से भी, देखो हमने तुम्हारा ये कर दिया, तो वो पैसा दो ना जो ले लिया आपने, पहले लूट लिया, और जब कोई छोटा मोटा बचा है उसको राजी करने, इनके पास साधन नहीं बचा ना बेचारों के पास, क्या करें, मजबूर हो गए, मोटरें बची नहीं, लोग कोर्टों में जाने शुरू हो गए, इन्होंने देखा कि कोर्टों की तरफ से आदेश आएगा, इससे अच्छा पहले बच लो। उसमें चौधरी रणजीत सिंह ने एक बात और बताई है जो बड़ी चौंकाने वाली है कि जो जिसने इसको 5 स्टार दिया था, अब उन्हीं एजेंसी ने इसको 3 स्टार मान लिया इसको मोटर को। ये बड़ी चौंकाने वाली तथ्य है। और सर जो पहले 5 स्टार मोटर थी वो ये कंपल्सरी कर ये दिया। गुजरात की फैक्ट्री है, उन्होंने खुद ही कहा। ये गुजरात की फैक्ट्री है। मैं आपको एक और बताता हूँ, पिछली बारी मैं आपको बता के गया था ये बात है कि चौधरी रणजीत सिंह से मेरे हल्के के किसान मिलके आए थे। वो पूछा था, मैंने पूछा था। हाँ, गांव के थे, उसके बड़ा गांव है वहां पे मेरे हल्के का, वहां का सरपंच गया था, उसके साथ 50 लोग और गए थे। उन्होंने सरपंच से बात करी, उसने बताई, उनको समझाया था कि किस तरह से हम लोगों के सामने परेशानी है, हम सबमर्सिबल इसलिए नहीं लगा सकते कि 14-10 फुट पे। मान ली उनकी बात। हाँ, मान का ली उनकी बात है मान नहीं हुआ इनका ना। अभी जी ने कहा था तो उन्होंने बोला मैंने मान तो नहीं, सीएम से करवा दिया। तभी तो ये 5 स्टार को 3 स्टार दे दिया उनको, सबमर्सिबल जिसको जाएगा वो सबमर्सिबल ले ले। 5 स्टार से 3 स्टार में आ गए। नहीं, ये तो एक है। सुन तो लेना एक मिनट, ये थोड़े दिन में जोड़ में आएंगे, ये ढाबे पे आके खड़े हो जाएंगे, आप देख लो। ये कौन सा तरीका है, मुझे आप बता दो कि भाई मेरे से लाख रुपए मोटर का ले लिया और आप 10,000 में खरीदोगे, तो मेरे साथ ये भेदभाव क्यों है? मैं चौधरी रणजीत सिंह को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने चलो 3 स्टार करा दी, लेकिन मैं उनसे आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, टेलीफोन करके पूछूंगा, मेरा चाचा है, मैं कहूंगा कि उनके पैसे दिलवाओ बाकी किसानों। एक आपकी मुख्यमंत्री मानता है, 2 घंटे एक बारी और था। नहीं, मुख्यमंत्री उनकी बात को मानते हैं, हाँ जी, माना तो माना है, फिर कहूंगा ये भी मनवा दो, क्या दिक्कत? पहले किसान को लूटते हैं और फिर उसके आंसू पोंछने के लिए छोटी मोटी रात की घोषणा करते हैं, देते नहीं, घोषणा है। सर जो पंचायती जमीन पर जो धान वाला पहले वाला जो लाख रुपए की मोटर वाले ने कमीशन बंद कर दिया होगा इस सरकार में बैठे लोगों का, इसलिए 3 स्टार पे आ गई है। थोड़े दिन में 3 स्टार ना बंद कर देगा, ये कहीं ढाबे वाले दे दोगे। वो जो नेशनल लेवल पे हुआ है वो कह रहे थे बीई जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसने 5 स्टार की रेटिंग को 3 स्टार मानकर कहा है कि 5 स्टार की अब अपग्रेड मोटर आएगी बाद में। वो 5 स्टार मोटर है ही नहीं, जो इन्होंने 3 स्टार है। तो वो 3 स्टार अगर दी है तो उसका फिर इनको पैसा दिलवाना चाहिए कि नहीं दिलवाना? वो दिलवाओ। असली बड़ा काम तो हुआ है। वो कोई, मैं कह रहा हूँ आपसे भी उसके साथ जो गलत हो रहा है उसका पैसा उसको दिलवाओ, देना चाहिए। सर जो पंचायती जमीन पर धान वाला मामला है, इसमें सरकार कह रही है कि हम पंचायत को कोई रेवेन्यू लॉस नहीं होने देंगे, हम 7,000 रुपए प्रति एकड़ पंचायत को। अब तो सरकार ने ये भी कह दिया, मैंने मुख्यमंत्री का बयान सुना था, मैंने पिछली बार जब आपसे कहा था कि मैं हजारों एकड़ जमीन लीज पे लेकर के धान बोऊंगा, देखूंगा सरकार कैसे रोकेगी, तो ये भी मान गई सरकार कि कोई भी धान की खेती कर ले।
तो पहले किस लिए आदेश पारित करते हैं? ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कि हमने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया, उसकी कॉपियां हमारे पास पड़ी है। मतलब मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को कम नहीं करना चाहिए। तो वैसा बाकी जिलों में शराब जो बाकी जिलों में इसी से जुड़ा हुआ, आप तो सिरसा रहेंगे चलो धरने में, लेकिन जो बाकी जिलों में कमियां हैं, बारदाना मतलब माल पड़ा है बाहर, उसको लेकर जिला इकाई कुछ पहले मैं एक दफा अकेला सरसे में बैठूंगा, अगर उसके बावजूद भी सरकार ने किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी पेमेंट नहीं करी, तो इसको पूरे प्रदेश में आंदोलन का रूप दूंगा और पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी किसान हैं उन सबसे अपील करूंगा कि हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता आपके साथ है। आप हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर सरकार को मजबूर करने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर धरना दो। हम गवर्नर के नाम मेमोरेंडम भेजेंगे कल ही, मुख्यमंत्री से आज इसीलिए मिलूंगा, आज उनसे मिलकर के उनसे भी उनको अवगत करा के आऊंगा ये सारी बातों से। इसके अलावा आपके शराब घोटाले की जिस तरह से कल 31 मई तक की कह रहे हैं जहाँ पे आजादी कानून ने अपील उठा दी है और एससीटी को पावर नहीं मिली है, तो क्या लगता है आपको ये सारे आईवाश हो रहे हैं? आईवाश है, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि कानूनन कुछ अड़चन है, इसमें कोई कानूनन अड़चन नहीं है। वो देना कागज मुझे जो ये कहते हैं कि एसआईटी में एससीटी में पावर्स देने में हमें कुछ रुकावटें पैदा हो रही है, वो गलत कह रहे हैं। आप सेक्शन 13 जो है 33 32 जो है सीआरपीसी का, आप जब उसको पढ़ोगे तो उसमें क्लियर कट है कि सरकार जिस मर्जी एजेंसी को, जिस मर्जी आयोग को, जिस मर्जी कमीशन को पावर जो है डाइवर्ट कर सकती है, दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर दे सकते हैं, जानबूझ करके कहीं ना कहीं इसको कमजोर करने की कोशिश है, लटकाने की कोशिश है। लेकिन मुझे विज साहब पे बहुत बड़ा भरोसा है। विज साहब 100% दूध का दूध और पानी का पानी करवाएंगे, हर हालत में करवाएंगे। ये मैं उनको भी भेजूंगा, उनको भी कहूंगा। ये उन्होंने सेक्शन 32 में इसीलिए मांगी थी, उन्होंने पावर खुद ही ये लिखी। हाँ तो है ये तो लिखी थी, नहीं तो इसमें है। इसमें एजी ने कहा कि नहीं ये लिखी है, एलआर ने मना कर दिया जी कि एलआर को जब एलआर ने मना नहीं किया, एलआर ने ये कहा कि मैं देता नहीं राय, भाई मैं इस पे अपनी कोई राय नहीं देता, आप एजी से ले लो। एजी ने मना कर दिया। एजी ने मना कर दिया। एजी तो बेचारा वकील है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए, आप हाई कोर्ट में जाकर के पूछ करके आओ, जिसको हरियाणा की सरकार ने एडवोकेट जनरल लगा रखा है। ये तो मुंशी था यहाँ पे, और मुंशी था, मुंशी से इसने लॉ कर ली, तो वकील ही नहीं है। मेरी ख्याल आपको जानकारी होगी काजान साहब, इसीलिए आप देख रहे हो मेरी तरफ, आपको पूरी जानकारी है इस बात की। नहीं वो तो रही है, लेकिन ये तो यहाँ पे मेरी जो जानकारी है ये मुंशी था। उसने नहीं अपग्रेड किया, सरकार ने अपग्रेड कर दिया। आरएसएस का आदमी है, इसलिए मान के चलो फिर तो बड़ी लगी जाएगी। एडवोकेट जनरल हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आपकी पार्टी में जो है सुने तुम उसके बारे में बात कर रहे लोग। हाँ बिल्कुल क्लियर। एजी कई बार सरकार के दबाव में तो आ सकता है ना, नहीं देनी है पावर, लिख दे। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही एजी को तो जो सरकार ऑर्डर करेगी, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा एजी से, क्योंकि वो पूछेगा मुख्यमंत्री से 100%। लेकिन ये तो सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उनमें साफ लिखा हुआ है कि आप किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट सर, आज से जो अनलॉक हुआ है और सरकार ने जो नई गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली बॉर्डर जो है उसको खोला है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी शुरू करने का फैसला किया है। हरियाणा में जो कोरोना के मामले आज के दोपहर तक के जो आंकड़े वो 111 मामले आए हैं, कल भी 200 करीब थे, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को?
अब जो सरकार स्टेप उठा रही है, जिस ढंग से रेलगाड़ियां चलाने की बात करी है, जिस ढंग से प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने की बात की इन्होंने, ये काम अगर जब लॉकडाउन शुरू किया था तभी इन सब चीजों को अमली जामा पहना देते, एक हफ्ते के लिए बजाय लॉकडाउन करने के अगर ये रियायतें दे देते तो आज ना तो वो मजदूर और गरीब आदमी परेशान होता और ना ये केसेस आज इतने ज्यादा बढ़ते। दूर क्यों जाओ, आपकी चंडीगढ़ का आप उदाहरण ले लो, जहां ज्यादा संख्या के अंदर लेबर क्लास के लोग रहते हैं, वहां इस महामारी ने नया जन्म लिया। आई तो थी 5 स्टार कल्चर के लोगों से, लेकिन बाद में ये जो है घुसपैठ वहां कर गई। ये बापू धाम जो है चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा केस इसी में है। अगर इस तरह की जो लेबर क्लास थी, जो जाना चाहती थी, जिनके मन में ये था कि मेरे को मेरे घर तक जाना है, कोई साइकिल से गया, कोई पैदल गया, कोई भूख से मरा, कोई एक्सीडेंट से मरा, कोई रेल के नीचे आकर के मरा, वो सारी जो चीजें थी उनसे उनको बचाया जा सकता। अब तो लॉकडाउन जो है केवल यूं मान के चलो मद्रासी की धोती है, ऊपर से बड़ी कस के बांध रखी है, नीचे से खुली है। अब तो ये लॉकडाउन है। ये जो आप कह रहे हो आओ चाय पिलाता हूँ। सारी नहीं आज करेंगे, फिर करेंगे। अभय सिंह जी, एक आपकी पार्टी में कई दिनों से प्रेस नोट जारी करके कुछ नेता वापिस आपकी पार्टी में आ रहे हैं, जो पार्टी में चले गए थे। क्या बड़ौदा चुनाव की नींव रखते हुए आप पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं? जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपना एक विश्वास और भरोसा रखते थे, जो कहीं कोई छोटी मोटी गलतफहमी के शिकार हो गए थे, जिन लोगों को बरगला लिया था, जिन लोगों को इमोशनल कर लिया गया था, आज वो लोग उन सब बातों से परिचित हो चुके हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब उन सब लोगों ने एक मन बढ़ाया है कि हम फिर से अपनी पार्टी में, जिस पार्टी में हमने अपनी जगह बनाई थी, जिस पार्टी को हमने ताकत दी थी, नए सिरे से हम उस पार्टी को फिर मजबूत करेंगे। बड़ौदा के चुनाव का जहां तक इशू है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना उम्मीदवार वहां खड़ा करेगी और बहुत मजबूती के साथ हम उस चुनाव को लड़ेंगे। आ जाओ चाय पिलाता हूँ।